मेरा नाम सना है। आज फिर मैं चुपके से अपने मालिक और मालकिन को देख रही थी, जो वो अपने कमरे में कर रहे थे। मालकिन के पति बड़े ही प्यार से मालकिन के लिए गजरे लेकर आए थे और उतने ही प्यार से मालकिन के बालों में लगा भी रहे थे। वो अक्सर उनके लिए बहुत सारे तोहफे और उनकी पसंद का खाना भी लेकर आते थे। अपनी हसरत को अपने मन में छुपाकर उन दोनों को देख रही थी। मैं सोच रही थी कि मालिक जैसे ही किसी खूबसूरत इंसान से मेरी शादी हो जाए, लेकिन ख्वाहिशें कहाँ पूरी होती हैं। जब मैं ये वहां खड़े खड़े सोच ही रही थी कि उसी वक्त मुझे मालकिन ने देख लिया। मैं एकदम डरकर पीछे हो गई कि कहीं मालकिन मुझे डांटे नहीं, इस तरह छुपकर उन्हें देखने पर। और फिर मैं वहां से भागकर अपने कमरे में आ गई। सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद तो मुझे कहाँ ही आने वाली थी। पूरी रात मैं यही सोचती रही कि मालकिन कितनी खुशकिस्मत है, या फिर शायद सारे अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। उनके पास पैसे होते हैं और वो अपने आप से प्यार करने वालों पर खर्च करते हैं, और वहीं एक हम हैं जो रात दिन मेहनत करके कमाते हैं, तब जाकर जरूरतें पूरी हो पाती हैं। लेकिन ख्वाहिश तब भी अधूरी रह जाती है। लेकिन इतना पैसा होने के बाद भी उनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। उनका व्यवहार बहुत मीठा और अच्छा था। वो अपना व्यवहार हर किसी के साथ अच्छा ही रखती थी। लेकिन हकीकत ये थी कि वक्त गुजरने के साथ मुझे मालकिन के पति से प्यार हो गया, जबकि मैं उम्र में बहुत छोटी थी और वो मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे। लेकिन प्यार की कोई उम्र नहीं होती ना। मैंने कभी भी इस बात का इजहार नहीं किया और ना ही किसी और से इस बारे में बात की। उस रात ये सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। रोज की तरह मेरी आंख सुबह 5 बजे खुल गई। उठने के साथ ही पहले मैंने पूजा पाठ किया और फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे भूख लग रही है। उसी समय मैं कमरे से बाहर निकलकर किचन में चली गई और कुछ खाने के लिए ढूंढने लगी। तो अचानक मुझे याद आया कि मालकिन के पति बाहर से रात को खाना लेकर आए थे। जाहिर सी बात है वो रखा ही होगा, मैं खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा इंतजार किया और फिर सफाई करना शुरू कर दिया। सफाई करने के बाद मालकिन और उनके पति के लिए नाश्ता बनाने लगी। यही मेरा रोज का रूटीन था। और जब मालिक काम पर चले जाते तब मैं कमरे से निकलकर बर्तन धोती और फिर मालकिन का कमरा साफ करती। आज जब मैं मालिक के जाने के बाद मालकिन का कमरा साफ करने गई तो मालकिन मुझे मुस्कुराकर बोलने लगी कि रात को मैंने तुम्हें देखा था, तुम हमें छुप छुप कर देख रही थी ना। मेरी तो मानो जैसे सांसें आना ही बंद हो गई हो। सोचने लगी थी कि ना जाने मालकिन आज मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मैं ही पागल थी जो भूखों की तरह उन्हें देखने लग जाती थी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती मालकिन दोबारा पूछने लगी कि मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। फिर मैंने उन्हें जवाब दिया, नहीं मालकिन, मैं तो बस वैसे ही। फिर मालकिन बीच में मेरी बात काटकर कहने लगी, अच्छा छोड़ो, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे पति से शादी कर लो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें उठने बैठने की तमीज सिखाऊंगी, अच्छे से बोलना सिखाऊंगी। मालकिन की ये बात सुनकर पहले तो मैं बहुत हैरान हुई। काफी देर तक मैं उनका चेहरा ही देखती रह गई थी कि वो क्या बोल रही है। मैंने उन्हें मना कर दिया कि मालिक नहीं मानेंगे। मालकिन कहने लगी कि ये तो मेरा काम है, मैं उनको मना लूंगी। तुम अपना बताओ, तुम करोगी मेरे पति से शादी? फिर क्या था, प्यार तो मैं उनसे करती ही थी। अब जब भगवान उन्हें मेरी जिंदगी में लाना चाहते हैं तो मैं क्यों मना करूं? इसलिए मैं एकदम से मान गई। मेरी तो खुशी आसमान पर पहुंच गई थी। अभी रात की ही तो बात है जब मैं इस बारे में सोच रही थी, और मेरी किस्मत देखो, भगवान ने सुबह उस इंसान को मेरी किस्मत में लिख भी दिया। मैं बहुत खुश थी कि मेरी किस्मत बदलने वाली है, मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। मेरा स्टेटस, मेरा सब कुछ बदलने वाला था। लोग मेरी भी वैसे ही इज्जत करेंगे जैसे मालकिन की करते हैं। लेकिन इस सब के लिए पहले मुझे खुद पर थोड़ी मेहनत करनी थी। इसलिए मैं रोज मालकिन के पास जाती और वो मुझे अच्छे और तमीज से बात करना सिखाती। फिर वो मुझे डेली अच्छे और नए कपड़े भी लाकर देती थी। उनको पहने ओढ़ने का तरीका सिखाती। धीरे धीरे मैं फैशन सीखने लगी। अब तो मालकिन ने काम वाली भी रख ली थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मालकिन आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है। लेकिन छोड़ो ना, मुझे उनसे क्या, और ना ही मैं उनसे ये सब कुछ पूछ सकती थी, क्योंकि जो मेहरबानी वो मुझ पर कर रही थी मेरे लिए वो काफी था। ऐसे ही रोज मालकिन मुझ पर उतनी ही मेहनत करती। वो मुझे जो भी जैसे जैसे सिखाती, जल्दी तो नहीं लेकिन मैं सीख लेती थी। यूं ही समय बीता जा रहा था। पहले तो जब मालकिन ने अपने पति को मुझसे शादी करने को कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया था, पर धीरे धीरे मालकिन ने अपने पति को भी मुझसे शादी करने के लिए मना लिया। मालिक हमेशा मालकिन को यही कहते थे कि मेरे लिए तो तुम ही काफी हो, क्यों मैं दूसरी शादी करूं। लेकिन मालकिन उनको समझाया करती थी कि उसका कोई नहीं है इस दुनिया में, और उसका भी पूरा हक है खुलकर जिंदगी गुजारने का। और भी पता नहीं क्या क्या कहकर उन्होंने उनको शादी के लिए मना लिया। फिर कुछ दिन
दिनों बाद मालकिन ने हमारी शादी भी करवा दी। अब वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। कभी कभी मालकिन का मेरे लिए इतना प्यार और इतनी परवाह को देखकर मुझे उन पर शक भी होता था, पर फिर पैसों की चमक के आगे मुझे ये सब दिखना बंद हो जाता था। अब तो मेरा स्टेटस भी बदल गया था। इन्हीं सब खुशियों में को मैं महसूस ही नहीं कर पाई कि घर में कुछ गलत हो रहा है। लेकिन कभी कभार मुझे शक होता था जब मालिक और मालकिन की बहस हो रही होती थी। लेकिन जैसे ही उस कमरे की तरफ मैं जाती थी, वहां पर खामोशी छा जाती थी। फिर मैं खामोशी से वापस आ जाती। मालकिन ने मुझे उन दोनों के बीच में कुछ भी बोलने को मना किया था। एक दिन जब मैं उनके कमरे में गई तो वो फोन पर बातें करते हुए कमरे के चक्कर लगा रही थी और साथ में कह रही थी कि आप टेंशन ना लो, आपका माल पहुंच जाएगा। और फिर जैसे ही वो मेरी तरफ पलटी तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया हो। उन्होंने तुरंत फोन रखा और मैं आपसे बाद में बात करती हूं, और फोन रख दिया। जब मैंने उनसे इस माल वाली बात के लिए पूछा तो वो कहने लगी दोस्त को पैसे की जरूरत थी तो उसे ही कह रही थी कि पैसे पहुंच जाएंगे। वैसे मुझे उनकी इस बात पर यकीन तो नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं खामोशी से अपने कमरे में वापस आ गई। मुझे लगा वो शायद अपने पति को धोखा दे रही है, लेकिन उन दोनों में तो बहुत प्यार है। खैर, वो उन दोनों के आपस की बात है। ऐसे ही हमारे दिन गुजर रहे थे। एक दिन मालकिन ने अपनी पार्लर वाली को बुला लिया और कहने लगी कि तुम्हें तैयार करवाऊंगी। मैं तो बहुत खुश हो गई थी क्योंकि मैं पहली बार पार्लर से तैयार होने वाली थी। मालकिन कह रही थी कि ऐसे तुम्हारे और ज्यादा लुक्स निकल कर आएंगे और तुम फ्रेश भी लगोगी। मैं तो खुश हो गई क्योंकि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में पार्लर कभी देखा ही नहीं था और कभी मैं ऐसे तैयार भी नहीं हुई थी। और फिर कुछ ही देर में पार्लर वाली आ गई और मैं उसके सामने जाकर बैठ गई। मुझे देखते ही वो एकदम से खड़ी हो गई और कहने लगी मालकिन ये तो पहले ही बहुत खूबसूरत है, इसको किसी मेकअप की क्या जरूरत। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि ये बहुत मासूम सी लग रही है, आप इस पर इतना जुल्म ना करें। उसकी बात सुनकर मैं बहुत डर गई कि कैसा जुल्म। मैं उसी समय वहां से उठी और मालकिन के पास जाकर पूछने लगी कि ये क्या कह रही है, कौन सा जुल्म करने वाली हैं आप मुझ पर। मालकिन के चेहरे से पता चल रहा था कि उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मुझसे कहने लगी कि इसका तो फालतू बोलने की आदत है, तुम टेंशन मत लो, तुम तैयार होकर एकदम सुंदर लगोगी ना, और ये ऐसा इसलिए कह रही है कि तुम्हें तैयार करवाकर तुम्हारे पति पर जुल्म ना करो। उनकी बात सुनकर मैं शर्मा गई। इसके बाद मालकिन ने पार्लर वाली से कहा और तुम अपनी जुबान बंद करके काम करो। मालकिन की बात सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। इतना कहकर वो कमरे से चली गई। मालकिन के बाहर जाते ही मैं एकदम से उठी और इस पार्लर वाली के पास गई और उससे पूछने लगी कि तुम बताओ कि तुम क्या कहना चाह रही थी। फिर उसने ऐसी बात बताई कि मैं तो हैरत में पड़ गई। मैं डर की वजह से वहां से भागने लगी, लेकिन मालकिन ने मैं एक गरीब घर आने से थी। शुरू से ही हमने गरीबी में अपनी जिंदगी गुजारी थी। माँ और पापा रंग में थोड़े सांवले थे, जबकि मेरा रंग बहुत गोरा था। देखने वाला कभी सोच ही नहीं सकता था कि मैं ऐसे घराने से हूं, और मेरी सूरत भी मम्मी पापा से बहुत अलग थी। मोहल्ले वाले तो कहते थे कि तुम उनकी बेटी लगती ही नहीं हो, ऐसा लगता है कहीं से चुरा कर ले आए हैं तुम्हें। मैं अपनी तारीफ सुनकर हंस पड़ती थी। मेरे माँ पापा दोनों अक्सर बीमार रहते थे, लेकिन फिर भी मेरे पापा ने मुझे 12th करवाया था। मेरे पापा फलों का ठेला लगाते थे और मेरी माँ लोगों के घरों में काम किया करती थी। जब मैं दोनों को इस तरह मेहनत करते हुए देखती थी तब मुझे एहसास होता था कि मेरे माँ पापा मेरे लिए कितनी मेहनत करते हैं। मुझे भी उनकी मेहनत का कर्ज उतारना था, इसलिए मैं बहुत दिल लगाकर पढ़ती थी। लोग तो मुझे बहुत बातें भी सुनाते थे कि इस गर्मी में तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए इतना काम कर रहे हैं, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम दोनों माँ बेटी बैठी ही रह जाओगी। उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत डर भी लगता था। जैसे ही मेरी 12th के एग्जाम होने लगे ही थे कि उससे 2 महीने पहले मेरे पापा गुजर गए। लोगों का कहा सच हो गया। मुझे इस सब से कहीं ना कहीं अपनी ही गलती नजर आ रही थी कि काश मेरे पापा मेरी पढ़ाई का बोझ ना लेते तो आज ये सब ना हुआ होता। पापा के जाने के दुख ने मुझे और मेरी माँ को तोड़ कर रख दिया था, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे 12th का एग्जाम दिया, सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपने पापा का ख्वाब पूरा कर सकूं। अब कुछ समय से तो माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी थी, इसलिए माँ की नौकरी भी छूट गई थी। घर में पैसे की बहुत किल्लत होने लगी थी, इसलिए 12th के बाद आगे की पढ़ाई का फैसला छोड़कर मैंने भी माँ का काम अपनाया और लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। सारा दिन मैं लोगों के घरों में काम करती रहती थी। कुछ दिनों में माँ की तबीयत ठीक हुई तो वो काम करने के लिए कहने लगी, पर मैंने ही मना कर दिया। मैं खुद यही काम करती रही। ऐसे ही हमारी जिंदगी गुजर रही थी। इज्जत से 2 वक्त की रोटी कमा लेते थे।
ये काफी था हमारे लिए। एक दिन यूं ही मैं और मेरी सहेली बैठे हुए थे तो वो कहने लगी कि एक औरत को जानती हूं मैं, जो बहुत ज्यादा अमीर है और उसका घर भी बहुत बड़ा है। उसे काम करवाने के लिए एक नौकरानी की जरूरत है, तो तुम जाकर ट्राई कर लो, मुझे लगता है कि तुम्हें वहां काम मिल जाएगा और अच्छी सैलरी भी होगी। उसकी बात सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गई और उस औरत का एड्रेस लेकर उसके घर गई। मैंने माँ को बताया तो वो कहने लगी कि कर ले जहां पर तुझे आसानी लगे। मैं दूसरे दिन ही उस औरत के पास गई और उसे अपनी सारी कहानी बताई। उनसे बहुत रिक्वेस्ट भी की ताकि वो मुझे काम पर रख ले। शायद उनको मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे काम पर रख लिया। सुबह 9 बजे मैं काम पर चली जाती थी और शाम को 6 बजे तक वापस आती थी। उस समय मैं 4 घरों में काम करती थी। एक एक कर हर घर में जाती थी और काम के दौरान उनकी कीमती चीजें भी वहां से उठा लेती थी। मेरी माँ इस बात पर बहुत नाराज हुआ करती थी। कहती थी कि सारी जिंदगी मैंने और तेरे पापा ने तुझे इज्जत से खिलाया है और अब तू ये चोरियां करने लगी। खुद के साथ मेरी इज्जत भी दांव पर लगा रही है। और मैं बस यही कहकर टाल देती कि माँ तुम क्या जानो अमीरों के चस्के। वो मुझे समझा समझा कर थक गई थी, पर मेरी आदत थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं जानती हूं कि मैं ये सब कुछ गलत कर रही थी, लेकिन ना जाने क्यों मुझे कुछ भी करके इस गरीबी से बाहर निकलना था। अब मेरा यही रूटीन बन गया था। धीरे धीरे मेरी माँ की तबीयत और भी ज्यादा खराब रहने लगी और फिर एक दिन वो भी मुझे छोड़कर चली गई। माँ के जाने के बाद मेरे लिए हालात का मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो गया था। घर आती तो सन्नाटा होता और फिर मेरा घर आने का दिल भी नहीं करता था। इसलिए मैं जिस बंगले में काम करती थी उनकी मालकिन से कहने लगी कि वो मुझे वहीं पर अपने घर में ही रहने की इजाजत दे दे। मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं रहा। मुझे उम्मीद थी कि उनमें से कोई एक तो मान ही जाएगा, और वही हुआ। जिस औरत के बारे में मुझे मेरी दोस्त ने बताया था वो औरत मान गई मुझे अपने घर में रखने के लिए। अब मैं उन्हीं के घर में रहकर सारा काम करती हूँ और उनके सारे काम भी कर दिया करती थी। खाना बनाती, नाश्ता, सफाई, बर्तन धोना और रोटियां बनाकर देना, सबके सब काम मेरे हवाले थे। मेरी मालकिन बहुत अच्छी थी। वो मेरी हर जरूरत का पूरा ख्याल रखती थी। उनकी जितनी भी तारीफ करूं कम है। मेरी मालकिन और उनके पति में बहुत ज्यादा प्यार था। रोज घूमने जाते थे, डिनर करते थे। मालिक रोज उनके लिए तोहफे लाकर देते थे। वो बहुत खुश होती और उन्हें खुश देखकर मैं भी खुश हो जाती थी। शुरू शुरू में तो मुझे ये सब अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझ में जलन पैदा होने लगी कि मालकिन का पति उनसे कितना प्यार करता है। रोज नई नई और महंगी महंगी चीजें लाकर देता है और उनको देखकर मेरा दिल भी चाहता था कि मेरे पास भी ये सब चीजें हों और मैं सफाई के दौरान वहां की भी कीमती चीजें चुरा लिया करती थी और अपने कमरे में जाकर एक बैग में रख देती थी ताकि मुझे कभी यहां से जाना पड़ जाए तो मेरे पास थोड़ा बहुत तो माल हो। मेरा मानना था कि उनके घर में बहुत ज्यादा चीजें थी, उनमें से कोई एक दो ले भी लूं तो उन्हें क्या ही पता चलेगा और कौन सी उनकी शान में कोई कमी आ जाएगी। इसी तरह मैं जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन मेरी नजर मालकिन की सबसे कीमती चीज मतलब कि उनके पति पर पड़ी और मेरा दिल आ गया। मुझे किसी भी तरह उन्हें हासिल करना था, लेकिन कैसे ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए चुप रहती थी। एक दिन मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा जब मेरी मालकिन ने मेरी शादी अपने पति से करवा दी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझे कहती कि तुम मेरी बहन की तरह हो और मैं उनकी बात मान भी लेती। मेरी भी हैसियत बदल गई थी, मेरा भी नसीब बदल गया था। मेरी खुशी इतनी थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इतनी खुशी कि मैं ये महसूस नहीं कर सकी कि घर में क्या चल रहा है। मेरे साथ कुछ गलत होने वाला था। फिर एक दिन जब मालकिन की पार्लर वाली आई तो मुझे देखते ही कहने लगे कि इन पर ये जुल्म मत करना। उसकी बातों को सुनकर मैं डर गई और मालकिन के जाते ही मैंने उससे बहुत धीरे से पूछा कि कैसा जुल्म। लेकिन जो उसने मुझे बताया वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने बताया कि ये लोग तुम्हें तैयार करवाकर यहां से आगे बेच देंगे, कोठी पर। ये इनका काम है। उसकी बातों को सुनते ही मेरी टांगे तो मानो कांपने लगी और मैं वहां से भागने ही लगी थी कि मालकिन ने मुझे पकड़ लिया। उस दिन उन्होंने मुझे बहुत मारा था। वो कहने लगी कि इतनी मेहनत से यहां तक लेकर आई हूं, तुझे इतना कुछ सिखाया है, सब कुछ बदला तुझ में ताकि तू आगे जाकर मेरे काम आ सके, लेकिन तू तो यहां से ही फरार होने लगी। ऐसे तो नहीं जाने दूंगी मैं तुझे। और तू पार्लर वाली, मालकिन बेरुखी से कहने लगी, कि तुझ में इतनी हिम्मत, तू यहां मेरे खिलाफ काम करेगी। तुझे बहुत हमदर्दी जाग रही है, अब देख क्या करती हूं मैं तुम्हारे साथ। उसके बाद उसने अपने पति को बुलाया और कहा कि तेरी चिड़िया के पर लग गए हैं,
और ऐसे पर को अब काट देना चाहिए, यही बेहतर है हमारे लिए। और वो हंसने लगा। मैं बहुत बेयकीनी से उन्हें देख रही थी और वो बोलने लगा कि तुझे क्या लगा, हम दोनों मियाँ बीवी हैं? अरे पागल, हम तुझ जैसी हसीनाओं को यहाँ लाकर ऐसे ही फंसाते हैं और फिर उन्हें कोठी पर बेच देते हैं ताकि तुम लोगों की भी जिंदगी बन जाए और हमारा भी काम हो जाए। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं खुद ही यकीन नहीं कर पा रही थी कि किस तरह इन दोनों ने चालाकी से मुझे फंसाया था अपने जाल में। मैं इतनी हैरान थी और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं अपनी जबान से एक अल्फाज भी नहीं निकाल पाई। मैंने बस इतना ही कहा कि और वो शादी। ये सुनकर वो दोनों हंसने लगे और कहने लगे कि जाने मन वो भी झूठा ही था। यहाँ पर हर महीने कई लड़कियां आती हैं, तो क्या उन सबसे शादी करने बैठ जाऊं? हम दोनों तो पार्टनरशिप में यहाँ पर काम करते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। मुझे बहुत ज्यादा नफरत हो रही थी खुद से, बहुत शर्म आ रही थी अपनी बेवकूफी पर। अमीर होने के लालच में मैं कहाँ जाकर फंस गई थी। उनकी बातें सुनकर मैं रोती रही और फिर वो पार्लर वाली भी मेरी वजह से उनका निशाना बन गई। फिर मालकिन हम दोनों को घसीटकर गाड़ी में ले गई। मैंने उन्हें बहुत कहा कि मुझे जाने दो, पर उन दोनों को तो जैसे कोई कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो पार्लर वाली तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े सदमे में जा पहुंची है। फिर वो गाड़ी जिसमें उन दोनों ने हमें डाल दिया था अपनी मंजिल पर जा पहुंची। एक खूबसूरत सा बंगला था जहां पर बहुत सारी रंग बिरंगी लाइटें थी। बाहर से देखने में जितना प्यारा था, अंदर से उतना ही भयानक। वहां पर मेरी टांगें डर की वजह से कांप रही थी। तभी कुछ लोग आए और हमें अंदर ले गए और फिर हमें अंदर ले जाते ही बोला गया कि आज रात महफिल सजाई जाए। आज तुम लोगों में 2 लोग और बढ़ गए हैं। वहां मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे और हमें कमरे में ले जाया गया। बाहर से लगातार गाने बजाने की आवाजें आ रही थी। पार्लर वाली मेरे साथ ही बैठी थी। मैं उसे हिलाने लगी कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें भी यहां आना पड़ा। अब हम दोनों क्या करेंगे? मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो खामोश बैठी थी और खाली खाली आंखों से कभी मुझे देखती तो कभी उस खाली गंदे कमरे को। फिर कहने लगी कि आज से 5 साल पहले मैंने अपनी एक दोस्त को यहां भेजा था, पैसों के लालच में। वो बहुत रो रही थी, कह रही थी कि मेरे घर मेरी माँ इंतजार कर रही है, मुझे जाने दो। लेकिन मैं कठोर बनी रही और उसे कुछ पैसों की खातिर मैंने बेच दिया। और फिर जब उसकी माँ को पता चला तो वो ये सब सह नहीं पाई और चल बसी। ये सब मेरी दोस्त की बद्दुआ की वजह से ही हुआ है। भगवान उसके साथ बुरा करने का बदला ले रहा है। उस पार्लर वाले की बातें सुनकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए कि क्या दोस्त ऐसी भी हो सकती है। लेकिन तभी मुझे याद आया कि मेरी दोस्त ने भी तो मेरे साथ यही किया है। ये जानते हुए कि वो औरत गलत काम करती है, फिर भी उसने इधर मुझे काम करने के लिए भेजा था। मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मैं इस दलदल में फंस चुकी थी जिससे मैं कभी शायद ही बाहर निकल पाऊंगी। और मेरे साथ वो पार्लर वाली भी लगातार रो रही थी। जब अगले दिन हमें उस कमरे से निकाला और जब कुछ कोठी वाले हमारे पास आए तो वो डरने लगे। मैं तो पूरी रात से अपने भगवान से बस यही कह रही थी कि वो मुझे बचा ले। वहां पर अचानक बातें होने लगी कि बड़े साहब हमें जान से मार देंगे। उनकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी और मैं बड़े ही सवालिया नजरों से सबको देख रही थी। फिर वो मुझसे कहने लगे कि तुम वही हो ना बड़े साहब की बेटी? मैं कहने लगी कि मैं नहीं जानती किसी बड़े साहब को। तो वो कहने लगे तुम उन्हीं की बेटी हो, हम पहचान गए हैं तुम्हें। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें उन तक पहुंचा देंगे। हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम उनकी बेटी हो। ये बात सुनकर मेरी रूह कांपने लगी थी कि अब ना जाने मेरी किस्मत मुझे कहां लेकर जा रही है। और मैं इनकार करने लगी कि मुझे कहीं नहीं जाना। मैं किसी की बेटी नहीं हूं। मेरे पापा तो कब के मर गए। लेकिन किसी ने मेरी बात का भरोसा नहीं किया और सब वहां से चले गए। सारा दिन मेरा इसी परेशानी में गुजरा। ये लोग अचानक से मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखने लगे। मुझे एक अच्छे कमरे में रखा गया, खाने पीने की सारी चीजें दी गई। मैं बस इतना ही सोचती रही कि क्या मेरी जिंदगी बस ऐसे ही चलती रहेगी। माँ पापा के जाने के बाद मुझे ये सब बर्दाश्त करना था, तो काश मैं भी उनके साथ चली गई होती। अब जो कुछ भी था मुझे अपनी जंग अकेले ही लड़नी थी। उन सब के बिहेवियर से मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। पूरी रात मैं रोती रही ये सोचकर कि कल सुबह मुझे नए घर भेज दिया जाएगा। वहां के लोग पता नहीं कैसे होंगे और मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे। कहीं ये लोग मुझे आगे तो नहीं बेच रहे। बुरे से बुरे ख्याल मेरे जहन में आते रहे।
और अगले दिन सुबह ये लोग मुझे किसी बड़े साहब के घर छोड़ आए। मैंने उन्हें बहुत बार कहा कि मैं उनकी बेटी नहीं हूं, लेकिन उन्हें अपनी जान बहुत प्यारी थी, इसलिए वो मुझे बड़े साहब के घर छोड़ गए। जब मैं वहां उस घर में गई तो वहां बाहर नाम लिखा था। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो कौन आदमी है जिसकी बेटी ये सब लोग मुझे समझ रहे हैं, लेकिन मैं उनकी बेटी कैसे हो सकती हूँ। अंदर गई तो एक आदमी खड़ा था जो बहुत बूढ़े थे, कहीं कहीं झुर्रियां थी उनके चेहरे पर। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वो ज्यादा उम्र के आदमी नहीं थे, बल्कि उन्हें बेटी के गम ने ऐसा कर दिया था। उस आदमी ने मुझे अपने गले से लगा लिया और फिर कहने लगा कि बेटी तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें ना जाने कहां कहां ढूंढा। उनकी बात सुनकर मैं चुप रही, लेकिन वो कहने लगे कि मुझे पता है तुम नाराज हो अपने पापा से। उनकी ये बात सुनकर मैं चुप रही और मेरी आंखों से आंसू आ गए। इतने टाइम बाद किसी ने मुझे बेटी कहा, इतना प्यार जताया मुझ पर। मैं उनके एकदम गले लग गई और रोने लगी, और वो भी मुझे ये कहकर चुप करवाते रहे कि अपने पापा पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। गुजरते वक्त के साथ मुझे एहसास हुआ कि ये एक अच्छा इंसान है जो अपनी बेटी समझकर मुझे बहुत प्यार दे रहा है, लेकिन मेरे दिल में एक डर सा भी था कि मैं अगर यहां से भागी तो लोग मुझे तरह तरह की बातें सुनाएंगे। इसलिए मैं उनके साथ उनकी बेटी बनकर वहीं रही। एक दिन मैंने एक फ्रेम देखा जिसमें ये अंकल थे और उनके साथ उनकी बेटी, जो कि बिल्कुल मेरी जैसी थी। मुझे बहुत हैरत हुई कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि दो लड़कियां एक जैसी शक्ल और सूरत की हो। मुझे लगा कि ये लोग मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं शायद। उसी रात मुझे बाहर से शोर की आवाज आने लगी। जब मैंने खिड़की से झांक कर बाहर देखा तो मुझे महसूस हुआ कि उस घर की असली बेटी वापस आ गई है। ये बात मुझे ऐसे पता चली क्योंकि वो लड़की बिल्कुल हूबहू मुझ जैसी दिखती थी। शायद अंकल वही लड़की समझ मुझे अपनी बेटी मान रहे थे। उसे देखते ही मेरे दिल में ये डर आने लगा कि कहीं जब इन्हें पता चलेगा कि मैं इनकी बेटी नहीं हूं तो ये लोग मुझे उस कोठी में दोबारा न भेज दें। मैं चुपचाप दुपट्टा ओढ़कर घर के पिछले रास्ते से बाहर निकल गई और भागकर अपने पुराने घर चली गई। काफी दिनों तक मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद रखा। बाहर निकलते टाइम मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई मुझे पकड़ ना ले। अकेलेपन में मुझे अपनी माँ और पापा की बहुत याद आ रही थी उस घर में। कहीं ना कहीं थोड़ा पछतावा भी हो रहा था। मेरा दिल भी बहुत उदास था। मुझे फिर से पापा का प्यार मिला था जो मुझसे छिन गया। अचानक से मेरे दरवाजे पर बहुत जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं बहुत डर गई थी। काफी देर तक तो मैंने दरवाजा खोला ही नहीं। फिर एक अचानक मुझे एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। जब दरवाजा खोलकर मैंने देखा तो दरवाजे के बाहर देखकर मैं चौंक गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि इन्हें मेरे घर का पता कैसे मिला। बाहर वही आदमी था जो मुझे अपनी बेटी समझ रहा था। वो मेरे पास आया और मुझे गले से लगाकर फिर उसने वही शब्द दोहराए कि बेटी तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें कितना ढूंढा हमने, तुम कहीं मिल ही नहीं रही थी। और इस बार मैं खाली निगाहों से उन्हें देख रही थी। वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। मैं जब वहां गई तो वो लड़की जो उनकी बेटी थी वहां पहले से ही मौजूद थी और उसके हाथ में कुछ था। मैं कभी उस लड़की को देखती तो कभी उसके बाप को। वो मुझे अपनी बेटी के पास ले जा रहे थे और वहां जाकर उन्होंने मुझे अपनी बेटी के पास बिठा दिया। जब मैं उनकी बेटी के पास बैठी तो उनकी बेटी ने एक फ्रेम मेरे हाथ में पकड़ा दिया जिसमें अंकल और उनकी बीवी थी और दोनों के हाथ में एक एक बच्ची थी। मैं बड़ी ही हैरत से देखने लगी तो वो मुझसे कहने लगे कि हाँ, ये भी सच है कि तुम दोनों जुड़वा बहनें हो। तुम्हारी माँ ने तुम दोनों को जन्म दिया तो वो बहुत बीमार रहने लगी, इसलिए हमने घर पर काम करने के लिए एक नौकरानी को रख लिया। वो तुम्हारी माँ के साथ साथ तुम दोनों का भी ख्याल रखती थी। मैं उस पर अंधा भरोसा करके काम पर चला जाता था। उसने उसी का फायदा उठाया और वो तुम्हें अगवा करके यहां से ले गया। मैंने उससे बहुत ढूंढा था बेटा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। तुम्हारे दुख में तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई। अपनी बेटी के ना मिलने का दुख और फिर अपनी बीवी से बिछड़ जाने का गम। मुझे तो किसी भी तरह सब्र नहीं आ रहा था। फिर जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला, क्योंकि अपनी दूसरी बेटी के लिए अपनी इस बच्ची को बहुत मेहनत से पाला और बहुत पढ़ाया लिखाया और विदेश अच्छी पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। फिर उस दिन अचानक तुम मुझे मिल गई। जिस दिन तुम यहाँ पर आई थी मैं तुम्हें तभी पहचान गया था कि तुम मेरी ही बच्ची हो। क्योंकि मैं पुलिस से रिटायर्ड अफसर हूं तो सब लोग मुझे जानते हैं यहाँ, और मेरी छोटी बेटी को भी। उस दिन कोठे पर तुम्हें देखकर उन लोगों को यही लगा कि तुम मेरी बेटी हो और वो गलती से उठा ले गए हैं, इसलिए डर के मारे उन्होंने तुम्हें मेरे घर पहुंचा दिया। और जब उस दिन तुम्हारी बहन विदेश से वापस आई तो ना जाने तुम क्या सोचकर वहां से भाग गई। बेटा, मैं वैसे ही तुमसे बहुत सालों तक दूर रहा हूं।
अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। मैं सच्चाई बता रहा हूं ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं ही तुम्हारा बाप हूं और तुम मेरी बेटी हो। तुम दोबारा यहां से भागने की गलती मत करना। बेटा, ये तुम्हारा ही घर है और इस बात को तुम जल्द से जल्द मान लो। गलती तो मुझसे हुई थी। मैं उन सब के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। पापा की बात सुनते सुनते मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली क्योंकि भगवान ने मुझे दोबारा पापा जैसी दौलत दे दी थी। मैंने उन्हें गले से लगा लिया और अपने ऊपर हुए हर जुल्म के बारे में बताया। मेरी कहानी सुनकर वो रोने लगे, लेकिन इतना नहीं रोए जितना मैं रोई थी ये सब सहकर। लेकिन जो किस्मत में था वही हुआ था। मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं था, इसलिए मैं हंसी खुशी पापा और अपनी बहन के साथ जिंदगी गुजारने लगी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।